आज की वीडियो में क्या क्या है आप सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए। आपके लोगों ने, आपके चाहने वालों ने, आपके शागिर्दों ने इमरान खान साहब के भांजे को फेंटा लगा दिया, जिसकी वजह से आपको टिकट भी नहीं मिल रहा था, ये मुझे पता है। और दूसरा ये कि उनकी उस वजह से आज तक आप वजीर नहीं बन सके कि मैं अपनी तालीम आगे मुझे कह दिया गया कि कोई नौकरी शौकरी ढूंढे। बड़े बड़े बापों के बेटे 6-7 हज़ार 5 हज़ार फीस दे के मेरे कमरा का अंदर नहीं बाहर बैठ के वो खिड़की से सुनते थे और नोट करते थे। यानी 1:40 से के बाद लेकर रात 2 बजे तक मैं पढ़ाता था से ट्यूशन पढ़ाता और मेरे पास इसके बावजूद इतनी डिमांड थी कि आखिरी जो ट्यूशन में पढ़ाता था किसी एक लड़की को 1 से 2 बजे। उस वक्त मुशाहिद हुसैन साहब मेरे पास आए, सेनेटर मुशाहिद हुसैन, इनका बेटा मुस्तफ़ा मेरे पास पढ़ता था। मुझे यकीन नहीं था कि ये होगा। और मैं जब उनके घर से निकला वापस आया तो मैंने दोबारा पैसे निकाले, साइड पे बैठ के गिने कि 3,000 हैं, मैं इस जगह हो गया हूँ। वो सियासत में मैंने उसी तरह की मेहनत की। मैंने कहा मैं सियासतदान नहीं हूँ, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई ताया चाचा सियासतदान नहीं है, ये जो एग्जिस्टिंग सियासतदान है ये मुझे तस्लीम नहीं करेंगे। मैंने वही मेहनत की। नून लीग से मुकाबला था, उनको 0 पे आउट किया और ये शायद खाकान अब्बासी साहब को हराया था और वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। पिंडी से मैं टोटली मैंने क्लीन स्वीप किया। अटक, चकवाल, जेलम, सरगोदा, मियाँ वाली, खुशाबर, बकर, ये इजलास में मैं जीता। मैं हूं जावेद चौधरी और आप देख रहे हैं माइंड चेंजर। एक साल में हमारे साथ 12 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक इनमें शामिल नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेहरबानी फरमाकर घंटी के इस निशान को हल्का सा छू दीजिए। मुझे यकीन है इंशाल्लाह 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 ये चैनल आपका मुकद्दर बदल दे। मेरे साथ सदाकत अब्बासी साहब खड़े हैं। आप इनको मुख्तलिफ रूम में देखते रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल वर्कर भी हैं और आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी हैं। आप इनको रोज़ टेलीविज़न शोज़ में देखते हैं, लेकिन ये एक इंतहाई इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये एक ऐसा शख्स है जो ग्राउंड से उठा है और बार बार इसको ग्राउंड से बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद ये आज भी हैं और रोज़ बरोज़ तरक्की कर रहे हैं। इनकी कहानी मेरा ख्याल है अगर आप सुनेंगे तो आपके अंदर भी एक सदाकत अब्बासी अंगड़ाई लेगा और इंशाअल्लाह ताला आप भी इनकी तरह मेहनत करते हुए कभी ना कभी सदाकत अब्बासी जरूर बनेंगे। सर, कहां से स्टार्ट किया? तो ट्यूशन से या कहां से? साहब बहुत शुक्रिया। जो साहब मैं शुरू में तो हम ठीक थे, मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ था। पिंडी में हम शिफ्ट हो गए और जब मैंने मैट्रिक तक तो हमारे हालात ठीक थे, लेकिन मैट्रिक जब मैंने कर लिया तो हमारे ख़ानदान के माली हालात बहुत मुश्किलात में हम चले गए, क्राइसिस में चले गए। आपके वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब मेरे उन्होंने छोटी छोटी सर्विस की, सऊदी अरब थे और वहाँ से जब वापस आए तो बहुत सारा हमारे पास पैसा था, लेकिन कोई ख़ानदान में एक हमारा एक केस हो गया मेरे मामों पे, तो जो कुछ हमारी रकम थी वो ख़त्म हो गई और हम बिल्कुल जो है समझ लें कि माली हालात ऐसे थे कि मैं अपनी तालीम आगे मुझे कह दिया गया कि कोई नौकरी शौकरी ढूंढे। मैट्रिक के बाद? मैट्रिक के बाद मैट्रिक पे तालीम ख़त्म है बस। अब फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर से फिर मैंने ये डिसाइड किया कि क्या मैंने पढ़ना है या मैंने कोई काम करना है। तो मैंने फिर अपने घर में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना इसे शुरू किया और मैं आपको बताऊं कि मैंने 15 से 20 रुपए एक बच्चे से चार्ज करना शुरू किया, क्योंकि मेरी जो कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा वेल ऑफ नहीं थी। और वहाँ से मैंने तो आप एफए में थे उस वक्त? मैं अभी अब सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में था। यानी आप कॉलेज भी जाते थे और साथ आप ट्यूशन भी पढ़ाते थे? कॉलेज में 1-1:30 बजे आके तो शाम तक मैं ट्यूशन पढ़ाता था और वो फिर अपने कॉलेज कितने बच्चे थे आपके पास? मेरे पास ये नहीं, उस वक्त मेरे घर में जितने मेरे कमरे में आ सकते थे 30-35 बच्चे मेरे पास आते थे। और फिर वो थोड़ा अरसे के बाद जो ये मैट्रिक के बच्चे थे इन्होंने मुझे वहाँ से कहा कि हमें ग्रुप्स में पढ़ाना शुरू कर दें। तो मैंने मैट्रिक के बच्चों को ग्रुप्स में पढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं एकदम पॉपुलर हो गया। फिर मैं गर्मियों की छुट्टी। एक बच्चे से कितने पैसे चार्ज करते थे आप? देखें, जब घर जाके पढ़ाता था तो 100 रुपये चार्ज करता था। और वो फिर इस तरह हुआ कि गर्मियों की छुट्टियों में मैं गवर्नमेंट के स्कूलों में जाके मुफ्त पढ़ाता था उनके साथ, ताकि मुझे एक्सपीरियंस हो। फिर थोड़ा सा और आगे गया तो मैं ये जो अच्छा माज़ेर चाहता हूँ, ये और ये कब की बात है? ये 1990 की बात है, 1990 91-92 की बात है एग्जैक्टली। उस वक्त मैं इसी फर्स्ट ईयर में था। और आप थे रावलपिंडी में? जी, पिंडी में हमारा एक ख़ियाबानी शख्सियत एक जगह है, वहाँ पे हमारे वालिदैन का घर था, तो मैंने वो पढ़ाना शुरू किया। फिर मैं चूँकि बहुत ज़्यादा डेस्परेशन थी कि सर्वाइवल करना था, तो इतनी मेहनत की कि मैं बहुत थोड़े अरसे में बड़ा मशहूर टीचर हो गया कि घर में मुझे लोग ख़ासकर जो बच्चियाँ होती थी जो बाहर नहीं भेजते, उन्होंने मुझे यानी 400-400 500-500 रुपये महीने में मुझे एक दिन में मैं 8-10 जगह पे मैं पढ़ा लेता था। बाद में मैंने डेज रखे होते थे, किसी को 2 दिन, तो इस तरह महीने में मैं 10-12 बच्चों को
पढ़ाना शुरू कर दिया। और साथ अच्छा, इसमें सवाल ये है कि पूरे खानदान की जिम्मेदारी आप पे थी उस वक्त, आप बड़े थे? पूरे ख़ानदान की तो नहीं थी, मेरे अपना कम से कम अपना मेरा जो अपने आप को सस्टेन करना था, उस तरह मेरे पे फैमिली का बर्डन तो ख़ास नहीं था, लेकिन अपने आप को सर्वाइव करना। क्रिकेट में खेलता था, शहर में रहते थे, अखराजात थे, तो मेरे पास सवारी भी नहीं थी, तो वाले साहब ने एक साइकिल लेके दी हुई थी। फिर मैंने इसी पैसे से फिर मैंने मोटरसाइकिल ख़रीदी किस्तों पे। फिर मैंने एक उस वक्त CSD शॉप से मोटरसाइकिल मिलता था, अच्छा 1 to 5, वो ख़रीदा। ये नहीं है कि तकरीबन 3-4 सालों में मैं बड़ा मशहूर टीचर हो गया, और वो हालात ने मुझे प्रेस किया। और फिर मैंने जब ये मैट्रिक वगैरह का पढ़ाना शुरू किया, तो फिर मुझे किसी ने कहा कि OA लेवल्स जो है ना, ये बड़ी मुश्किल होती है और इसके बड़े पैसे होते हैं। तो इन द मीन वाइल मैं BSc में पहुंच गया, और मैं BSc में आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट, मैं आउटस्टैंडिंग था। फिर मैंने BSc में जब पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे पहली जो ट्यूशन मिली किसी को पढ़ाने की, वो 3000 रुपये की मिली। वो और ये पीक थी आपकी? ये मेरी पीक थी, और आप वो बड़ा खुश हो मुझे गए। यकीन नहीं था कि ये होगा। और मैं जब उनके घर से निकला, वापस आया, तो मैंने दोबारा पैसे निकाले, साइड पे बैठ के गिने कि 3000 हैं, मैं इस जगह हो गया हूँ। ज़िंदगी में वो एक बड़ा आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मुझे 3000 रुपये की ट्यूशन मिली है। फिर खैर कुदरत ने मेहरबानी की, और मैं उस फील्ड में इतना पॉपुलर हो गया कि मैं यानी उस वक़्त मैं 40-50 हज़ार रुपये कमाना शुरू हो गया। और ये कब की बात है? 2000? जब मैं कोई आप समझ लें 96-97 तक मैं इस्लामाबाद पिंडी का मशहूर टीचर बन चुका था। ठीक हो गया। फिर 97 में मैंने मास्टर्स कर लिया। ठीक है। मैं टॉपर था अपने बैच का, हमारा MSc प्रोविजनल में मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। मेरी अपनी तालीम भी बहुत अच्छी होगी। यूनिवर्सिटी में भी मैं शुरू से ही, हम 2 बंदे थे जो टॉप करते थे। अच्छा, यूनिवर्सिटी तक आप कितनी ट्यूशंस पढ़ाते थे रोजाना? यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। 1:40 पे मैं फारिग होता था चौधरी साहब, दिन को, और रात को 2 बजे तक मैं पढ़ाता था। ओह, यानी 1:40 से के बाद लेकर रात 2 बजे तक मैं पढ़ाता था, मसलसल ट्यूशंस पढ़ाता। और मेरे पास इसके बावजूद इतनी डिमांड थी कि आखिरी जो ट्यूशन मैं पढ़ाता था किसी एक लड़की को 1 से 2 बजे रात के। और वो उनका ख़ानदान की ज़ाहिर है, उनका मेरे पे ट्रस्ट था, मेरी क्रेडिबिलिटी थी कि वो पढ़ा के मैं रात को फिर मोटरसाइकिल पे, हमारे यहाँ वो लेदर जैकेट, तो मैं उल्टी पहनते थे बिकॉज सर्दी बहुत होती है इस्लामाबाद में। तो रात को मैं 2 बजे घर जाता था और सुबह फिर कॉलेज। तो ये था कि इससे फिर ये हुआ कि ज़िंदगी के और नए रास्ते खुले। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया, कॉन्फिडेंस हो गया, यूनिवर्सिटी में मैं ये नहीं समझ लें कि एक पॉपुलर पर्सनैलिटी बन गया, और उससे मुझे और बड़ा कॉन्फिडेंस आया। और फिर जो ही मैंने मास्टर्स किया, तो फिर मुझे PF कॉलेज में, मेरे वालिदैन एक ट्रेडिशनल थे, उनका ख्याल था कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए। तो मुझे प्रेशर था कि आपने सरकारी नौकरी करनी है, तो मैं PF कॉलेज में चला गया। 17 स्केल में मेरी अपॉइंटमेंट होगी। तनख्वाह उस वक्त 5600 थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 97-98। 5600 तनख्वाह पे मैंने 3 महीने काम किया। अंदर में ये तड़प थी कि ये मेरी मंजिल नहीं है। तो मैंने फिर यहाँ पे इस्लामाबाद में एक बड़ा मशहूर स्कूल है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, उस स्कूल में जो इंग्लिश मीडियम A लेवल्स का एक स्कूल था, उनको मैंने इंटरव्यू दिया, उनको बड़ा मैं पसंद आ गया। उस वक्त तक मैं OA लेवल में ट्यूशन में पॉपुलर था। उन्होंने मुझे 9000 रुपये पे तनख्वाह ऑफ़र की। तो वो 5500 और ये 9000 मैंने उधर से इस्तीफा दिया। और दोबारा नोट गिने होंगे आपने? नहीं, फिर तो यानी वो नहीं उस वक्त तक आप समझदार। जब मैं गया तो मुझे नहीं था कि मैं स्कूल में, ज़रा बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही मॉडर्न माहौल था कि मैं सर्वाइव करूँगा। लेकिन बहरहाल चूँकि मुझे ये पता था कि मुझे इन्हें निकाल देना है, क्योंकि मैं शायद मेरे अपने बारे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, तो मैंने इतनी मेहनत की। जो साहब मैं बताऊँ, मेरे से पहली O लेवल्स की क्लास थी, उसमें कोई 25 बच्चों में 4 के A ग्रेड आए थे, जो टीचर की मार्किंग थी। मुझे उन्होंने 21 बच्चे दिए कि ये अब आपका चैलेंज है। अब 25 में से 4 के A ग्रेड आए, तो मुझे 21 बच्चे दिए। जो साहब मेरी मेहनत और खौफ और अल्लाह की मेहरबानी, उस 21 बच्चों में से 17 के A ग्रेड आ गए। वाह वाह वाह, क्या बात। ये था एक समझ लें कि कमज़ोर आदमी की जद्दोजहद। जब वो ग्रेड आ गए तो मुझे खुद भी यकीन नहीं, यानी आपकी जो इनसिक्योरिटी थी वो आपकी सिक्योरिटी बन गई। हाँ, मेरी इनसिक्योरिटी थी, खौफ था कि मैंने अपने आप को बचाना है। उसमें मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर गया कि वो मेरा पॉपुलर तो मैं था ही, लेकिन वो मेरा रिजल्ट इतना आउटस्टैंडिंग आ गया कि मैं स्टूडेंट से पॉपुलर होते होते मैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उनमें मैं पॉपुलर हो गया। जो टीचर है उसने ऐसा रिकॉर्ड रिजल्ट दिया। इकोनॉमिक्स जो सॉलिड सब्जेक्ट नहीं है, जिसमें आपको पता है पूरे मार्क्स नहीं मिलते, उसमें और A ग्रेड 90% पे होता था।
तो अगर 17 में से 21 में से 17 ए ग्रेड आ गए तो उसमें फिर एकदम से मेरी वो शोहरत हो यानी गई। एक रिकॉर्ड था ये भी। हाँ, और यहाँ इस्लामाबाद का उस वक्त एक ही बड़ा स्कूल था, फ्रॉबल्स उसका नाम है, बताने में कोई ठीक, मसला क्या नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, फ्रॉबल्स स्कूल में मैं जब वो आ गया तो फिर उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया कि जी मेरी 9,000 से उन्होंने तनख्वाह 18,000 कर दी। एक अब डबल आप हो गया। सोचें कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैं कहता जिस दिन मैंने 25,000 तनख्वाह ले ली ना, वो मेरा टारगेट था। ठीक है। अब 18,000 मेरी तनख्वाह थी, पता कब से? सुबह 8 से शाम दोपहर 1 बजे तक। ठीक है। उसके बाद 30-35,000 में ट्यूशन के कमाल था। अब तो मेरे पास टैग भी लग गया था कि बड़े स्कूल में पढ़ाता है, तो मेरा रेट भी बढ़ गया। ठीक है। तो वो ऐसा हुआ कि फिर अगले साल उन्होंने मुझे खुद ही 25,000 कर दी। ठीक है। उससे अगले साल मेरी 45,000 तनख्वाह कर दी। वाह वाह वाह। उससे अगले साल मेरी 80,000 कर दी, और उससे अगले साल मेरी 1.5 लाख तनख्वाह कर दी। और 1.5 लाख ऐसे नहीं की, उन्होंने कहा 1.5 लाख में आप हमें सिर्फ पहले 2 या 3 लेक्चर दे दें, बाकी मैंने फिर उस वक्त प्राइवेट पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी एक आम आदमी जो 100 रुपए में पढ़ाने वाला, उसकी तनख्वाह लाखों में चली गई। तो उस पर फिर कॉन्फिडेंस भी आ गया। अच्छा, मुझे जहाँ तक पता है ये कि आप हर वक्त ही पढ़ाते रहते थे। आप एक स्कूल से निकलते थे, वहाँ पे क्लास ली, फिर वहाँ से दौड़ के मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे दूसरे स्कूल गए, वहाँ पे आपने एक क्लास ली और वहाँ से दौड़ के फिर तीसरे स्कूल चले गए। सारा दिन आप स्कूल और कॉलेजेस बदलते रहते थे। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? बिल्कुल ऐसे ही है। उस मोटरसाइकिल तो नहीं, उस वक्त तो मैं कार वाला बंदा हो गया था। ये था कि जो सर 4 स्कूल में एक टाइम पे, सुबह में और शाम में मेरा एक अपना सेंटर था, जो अब इस वक्त स्कूल बन चुका है और उसमें 6 स्कूल हैं। वो 4 सेंटर में यह था कि एक लेक्चर लिया, गाड़ी बगाई, दूसरी जगह गया, मैं विजिटिंग लेक्चर हो गया था। और मैं बताऊं कि लाख 1.5 लाख मुझे उस वक्त मिलता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2002-03 की। अच्छा अच्छा। उस वक्त उस वक्त भी बड़ी अमाउंट सही है जी, वैसे। बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो एनीवेज फिर वो हुआ कि फिर वो उसके साथ साथ मैं एक पर्सनैलिटी बन गया शहर की, लोग मुझे जानना शुरू हो गए। फिर मैंने अपना सेंटर खोला, वो फिर सेंटर इतना पॉपुलर हो गया कि वो इस वक्त भी इस्लामाबाद का बेस्ट, यानी तो बेसिकली ट्यूशन सेंटर है। हाँ, ट्यूशन सेंटर है। ओके। उसको बाद फिर मैंने 2001 में उसको स्कूल भी बना दिया, 2003 में उसको मैंने स्कूल भी बना दिया। अब वो ट्यूशन सेंटर भी है, स्कूल भी है, और वो अल्लाह का फजल है कि मैं उससे, वो एक आम आदमी जो बिल्कुल अपनी इंटर की तालीम नहीं कर सकता था, वो इस्लामाबाद में उसके पास 6 स्कूल हो गए, बड़ी बात है। बड़ी सारी गाड़ी अच्छा, होगी। अब सवाल ये है कि जब आप एक क्लास, एक मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जब आप क्लासेस लेते थे तो वो कितनी लेते थे? कोई 6, 7, 8, 9, 10 कितने स्कूल ना, एक ही दिन में एक भुगताते टाइम थे पे आप? मैं सुबह के टाइम 4 से 5 स्कूल होते थे। ठीक है। जिसमें 1 या 2 क्लासें, और शाम को मैं, यानी एक दिन में मैं 13 क्लासें पढ़ाता था। 13 क्लासेस। 13 क्लासों में जो सब, मैं यकीन माने, मेरा जो सेंटर था उसके कमरा बहुत बड़ा कमरा था। तो उस कमरे की जो खिड़की होती थी ना, उसके बाहर बच्चे बैठ के सुना करते थे। और वो आज सारे बच्चे कोई बड़े बड़े अफसरान हैं इस वक्त इस्लामाबाद में। मैं आपको गिनवा दूंगा कि कौन कौन है जो मुझसे पढ़ा है। और वो ऐसा था कि मैं मेहनत करता था खाली, ये आपके नाज़रीन को और उन लोगों को जो मेहनत करते हैं उनको बताने के लिए, मैं बिल्कुल कोई बड़े बाप का बेटा नहीं था, लेकिन मैं मेहनत करता था। और बड़े बड़े बापों के बेटे 6-7 हज़ार 5 हज़ार फीस दे के मेरे कमरा का अंदर नहीं बाहर बैठ के वो खिड़की से सुनते थे और नोट करते थे। और उसके बावजूद मैं, मतलब एक दिन में 13 क्लासेस पढ़ाना, मेरा ख्याल है ये भी रिकॉर्ड ही 13 होगा। क्लासेस, चॉइस आसान काम नहीं है। 40 मिनट कम अज कम, और बाज 50 मिनट की और बाज 45 मिनट की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 घंटे, तकरीबन 11 घंटे या 12 घंटे Continuous, मुसलसल जी, बोलना जी। और मुख्तलिफ सब्जेक्ट बोलना, और नहीं, सब्जेक्ट एक ही था मेरा, इकोनॉमिक्स, लेकिन वो ज़्यादा लिखने का नहीं, ज़्यादा बोलने का होता था। और मेरी कभी कभी रात को मेरी आवाज़ जो थी, वो मेरी जो अब थोड़ी थोड़ी फटी हुई है, इसकी वजह भी है। और मैं ऊंचा भी बोलता हूँ, अक्सर आपके जो होते हैं टीवी वाले एतराज़ वो आप करते ये हैं, समझ रहे होते हैं ये कैमरा नहीं है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट नहीं, वो एक आप बंदे की बात हो जाती है। तो जो सब ये जब आप इंसान में, मैं आपके जो देखने वाले हैं उनको बताना चाहता हूँ कि हारता कौन आदमी है जो हार मान लेता है। जो हिम्मत हार जाता। अगर मैं उस वक्त ये समझ लेता, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता अपने ख्वाबों पे, तो मैं शायद आज को 50-40-50-25-30 हज़ार रुपये कमा के गुजारा कर रहा था। लेकिन मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वालिदैन की मर्ज़ी भी की, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक नौकरी की। वो एक दफ़ा उनको दोनों को तसल्ली होगी कि हमारे बच्चे का मुस्तकबिल सेफ़ है। उसके बाद मैंने फिर, और एक और काम भी मैंने, मैं कभी बड़ा रिस्क नहीं लिया, हमेशा एक नौकरी रख के तो फिर रिस्क थोड़ा सा लिया, यानी कैलकुलेटेड रिस्क। जी, मैंने ये किया कि अगर सारी कश्तियां नहीं चलाई, एक कश्ती रखी अपने पास, होपिंग फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आप अच्छे का ख्वाब देखें, लेकिन बुरे वक्त की भी प्लानिंग करके रखें। मैंने कहा, मैंने फ्रोबेल्स की नौकरी आखिरी दिन तक नहीं छोड़ी। मैं 6 स्कूलों का मालिक था, लेकिन मैं वहां लेक्चर देता रहा। वो कब छोटी कश्ती आपने अपने हाथ में हाँ रखी कि अगर खुदा ना खासा मैं फेल हो जाता हूँ किसी रिस्क में,
तो फिर मैंने आपको बताऊंगा कि मैं वो कब छोड़ा। फ्रोबेल्स में मैं स्कूलों का मालिक था, लेकिन मैंने कहा इस जगह ने मुझे बनाया। ठीक है। मैंने हमेशा उनकी यानी रिस्पेक्ट आपने एहसान फरामोशी नहीं की। नंबर एक, कभी मैंने उस इदारे, उसके मुकाबले में इदारा खड़ा करने के बावजूद उस इदारे के बारे में कभी मैंने नेगेटिव बात ना कही, बड़ी बात। ना सुनी। कभी ये नहीं किया कि उनका स्टूडेंट मैं अपने पास शाम को बुला लूँ। कभी अपने दिल से बेईमानी या एक होते हैं ना कि आपने किसी का वादा तोड़ना, बेवफाई नहीं की। वो मैंने रखा और उन्होंने भी, उनको पता था कि ये हमारे मुकाबले में स्कूल खोल के बैठा है, मेरी ऑनेस्टी पे यकीन किया। कभी मुझे ये नहीं कहा कि आपका हमें ये शिकवा है, आपसे ये शिकायत है। उनके मतलब ज़ाहिर कॉम्पिटिटिव होता है। और मैं आखिरी दफ़ा जब उनको मैंने रिज़ाइन किया तो उनको मैंने कहा, मालिक उनमें जब रिज़ाइन, उन्होंने कहा नहीं आप स्कूल ना छोड़ें। मैंने कहा नहीं, मैंने MNA बनना है। उन्होंने कहा 2013 में आपने यही कहा था, आप नहीं बने थे, आपके मुकाबले में बहुत बड़ी शख्सियत है प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा ये मैं आपको अपना अगला चैलेंज मेरा ये है कि मैंने इस मुश्किल हल्के से MNA बनना है। वो मैं बताऊंगा कि मैंने हल्का क्यों चूज किया। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि आप कितना अरसा पढ़ाते रहे? आखिरी क्लास आपने कब तक ली? जो सब मैं से तो क्लास में मैं बच्चा था ना, मैट्रिक वाला बच्चा ही होता है, तब मैंने पढ़ा। नहीं, वहां से शुरू किया। आखिरी क्लास कब आप? आखिरी क्लास 2016 में जब मैंने इत्तहिया किया। अब मैंने सब कश्तियां जलानी हैं क्योंकि मेरी मुस्तकबिल, छोटी कश्ती भी रखनी है अपने, फाइनेंशियल मुस्तकबिल मेरा सेव हो चुका था। ठीक ठीक। मैं अपना घर इस्लामाबाद में बना चुका था, अपने 6 स्कूल मेरे स्टेबल थे। मुझे पता था कि मैं वापस आऊँगा तो लेकिन फिर मैंने बड़ी कश्ती जलाई कि मैंने तमाम टीचिंग जो उस वक्त मेरी, मैं अब फिगर नहीं बता सकता, लेकिन तनख्वाह मेरी मिलियन से कम नहीं थी। ठीक है। मैंने वो छोड़ के मैंने 2 साल मैंने सब छोड़ा और मैं पॉलिटिक्स में आ गया। पॉलिटिक्स में फुल टाइम, सुबह शाम। वो एक अलग वो 13 क्लासेस जो आप पहले क्लासरूम में पढ़ाते थे, वही 13 क्लासेस आप बाद में सियासत में शुरू कर दिया। ये बड़ा आग का दरिया था इसमें कोई और इसमें डूब के जाना था। और मुझे पता था कि वो क्या होता है, सोना जब भट्टी से डलता है तो फिर कुंदन बनता है और फिर आप अपने टारगेट सेट करते हैं। तो आप 2016 में आए पॉलिटिक्स में? ना, पॉलिटिक्स में 2006 में आ गया था। वो इमरान खान से मेरी उनके नज़रिए से मोहब्बत थी। मेरे अपने इलाके में जब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो गया तो मैं, एक इंसान की होती है मंजिल, अब मैं अपने आप को स्टैग्नेंट नहीं रख सकता। ठीक हो, अब एक काम है, मैं कर चुका हूँ, अब वे फॉरवर्ड होगा। मैंने कहा अब मुझे, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको चंद लम्हों के लिए रोकूंगा। वॉरेन बफेट दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स है। यह एक आम से गरीब से घराने से ताल्लुक रखता था। यह बच्चा था तो इसके घर के सामने ग्राउंड था और उस ग्राउंड में इसकी उम्र के बच्चे खेलते थे। वॉरेन बफेट ने महसूस किया बच्चों को खेल के दौरान प्यास लगती है और ये ग्राउंड में लगे कोका कोला के इश्तिहार को हसरत से देखते हैं। इसने अगले दिन पॉकेट मनी से कोका कोला की 7 बोतलें खरीदी, ग्राउंड में पहुंचा और बच्चों को जब प्यास महसूस होने लगी तो इसने बोतलें उनके सामने रख दी। बच्चों ने इससे वो सारी बोतलें खरीद ली। वॉरेन बफेट को इस पहले सौदे में कोका कोला की सिर्फ 1 बोतल बची थी, लेकिन वो 1 बोतल इसे जिंदगी भर का सबक दे गई। इसे पता चल गया कि अगर मैंने इज्जत के साथ खुशहाल जिंदगी गुजारनी है तो फिर मुझे इसी तरह बिजनेस करना होगा। और फिर इसने 7 साल की उम्र में बिजनेस शुरू किया और यह 1986 में अरबपतियों के फहरिस्त में शामिल हो गया। आप भी अगर अच्छी, शानदार और खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो बिजनेस करें। जॉब के पीछे भागना बंद कर दें, क्योंकि जॉब आपको गुलामी और हसरतों के सिवा कुछ नहीं देगी। और आप अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर इसे छोड़ दें और अपना काम स्टार्ट करें। यह याद रखें कि तजारत अंबिया का पेशा है, बरकत इसी में होती है। अब सवाल यह कि आप बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं? आप सरमाए के बगैर या थोड़े से सरमाए से क्या बिजनेस कर सकते हैं? बिजनेस का आइडिया कहां से आएगा? ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाई जाती है? टीम कैसे हायर की जाती है? मार्केटिंग कैसे होती है? और आपको किस वक्त जॉब छोड़कर बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? ये तमाम सवाल अहम हैं और हम इन सवालों के जवाब के लिए 30 अक्टूबर को लाहौर में बिजनेस सेशन कर रहे हैं। इसका टाइटल होगा आप अपना कारोबार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारा सेशन अटेंड करें। सीट्स ज्यादा नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पर इन नंबर्स पर राब्ता करें और अपने आप को यहां से बदलकर
यहां से तब्दील करके अपना सब कुछ बदल लें। हम अपनी स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। उस वक्त मुशाहिद हुसैन साहब मेरे पास आए, सेनेटर मुशाहिद हुसैन, इनका बेटा मुस्तफ़ा मेरे पास पढ़ता था। तो मेरी 2003 में शादी हुई, मैंने उनको अपनी शादी में बुलाया। उन्होंने मुझे कहा आप तो ये बासी ख़ानदान से हैं, बड़े आपके लोग हैं, आप सियासत में क्यों नहीं आते? तो उन्होंने कहा आप काफ लीग में आ जाए, मैं आपको। तो मैंने आइडिया वहाँ से लिया। फिर मैंने अपने टेस्ट तो इस जुर्म के असल मुजरम जो है वो मुशाहिद हुसैन साहब, मैं बिल्कुल, उन्होंने कहा, मैंने उस दौरान उनकी बात का मैंने वो किया। फिर 2005 में मैंने अपने हलके में जाके एक जलसा किया कि जी मैं इस तरह बड़ा कामयाब हुआ आपके सामने में। उन्होंने कहा जी आप हमारी नुमाइंदगी करें। 2006-05 में मैं ऐसी लगा रहा एज एन इंडिविजुअल। 2006 में इमरान खान साहब से अपनी जो एक बहुत वाबस्तगी थी उनके पास गया और जाके मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली। उनसे एक वादा लिया, मैंने कहा 2008 में इमरान खान साहब मैंने इलेक्शन लड़ना है, मैं बैठने बैठने को नहीं लगा, अगर आपने मुझे इलेक्शन लड़ाना है तो मुझे पार्टी में शामिल करें। उन्होंने कहा ये उस वक्त वो APDM हुआ करते थे, ये नवाज शरीफ साहब ये इकट्ठे थे, मुशर्रफ का दौर था। तो इन्होंने कहा कि जी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ मैं तुम्हें इलेक्शन ज़रूर लड़ाऊंगा। बहुत अच्छी बात। तो 2006 में मैंने ज्वाइन किया, खान साहब को बड़े जलसे में बुलाया यहाँ रावल डैम एक होटल में, और उसके बाद मैं फिर यहाँ पे CEC का मेंबर बन गया 2006 में। और 2007 में मुझे खान साहब ने पिंडी ज़िले का PTI का सदर बना दिया और फिर मैं पार्टी लग पड़ा। आज भी चोई साहब वो सियासत में मैंने उसी तरह की मेहनत की। मैंने कहा मैं सियासतदान नहीं हूँ, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कोई ताया चाचा सियासतदान नहीं है, ये जो एग्जिस्टिंग सियासतदान है ये मुझे तस्लीम नहीं करेंगे। मैंने वही मेहनत की जो सब इस इलेक्शन 2013 में भी PTI का बेस्ट रिजल्ट रावलपिंडी से था। और 2018 में पता है 23 सीटें हैं पिंडी में किसकी, MNA MP की, और पता है 21 PTI ने जीती है। एक जीती है आज़ाद चौधरी निसार ने और एक जीती परवेज़ अशरफ ने। नून लीग से मुकाबला था, उनको 0 पे आउट किया और वो उसका सदर मैं क्रेडिट लेता हूँ, ज़ाहिर पार्टी का अलग है, लेकिन पिंडी का रिजल्ट हमेशा बेस्ट रहा। मैं पिंडी 2006 से मैं पिंडी का सदर रहा, फिर डिवीजन का सदर रहा, फिर नॉर्थ में आपका सदर रहा। फिर मैं आपको एक और स्टोरी बताऊंगा, एक और जद्दोजहद। अच्छा, वैसे एक और सवाल यहाँ पे आता है, वो एक बड़ा मशहूर वाक़या था कि आपने शायद इमरान खान साहब, बल्कि आपने नहीं, आपके लोगों ने, आपके चाहने वालों ने, आपके शागिर्दों ने इमरान खान साहब के भांजे को फेंटा लगा दिया, जिसकी वजह से आपको टिकट भी नहीं मिल रहा था, ये मुझे पता है। और दूसरा ये कि उनकी उस वजह से आज तक आप वज़ीर नहीं बन सके। नहीं चलें, ये आखिरी बात ठीक है, आपका पॉइंट है। देखिए मैं 2012 में ये पार्टी में बहुत सारे लोग आ गए, तो वो एक नज़रियाती और नॉन नज़रियाती ग्रुप बना। हमारे मुकाबले में जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप था और दूसरी तरफ मैं था, मेरा ग्रुप था। तो हमने फिर इलेक्शन लड़ा और हमने उस ग्रुप को शिकस्त दी। मैं था उसमें, आरिफ अलवी साहब थे, सैफुल्लाह नियाजी, डॉक्टर यास्मीन, असल PTI आप कह सकते हैं, आप माने ना माने, असल PTI, पुरानी PTI, असल PTI ने जाली PTI को हरा दिया। इजाज चौधरी था, डॉक्टर यास्मीन, मैं, सैफुल्लाह नियाजी, हम सब ने मिलके उनको हमने शिकस्त दी। मैं यहाँ नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट बन गया। अब फिर जब प्रेसिडेंट बंदा बन जाता है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ सवाल की तरफ, तो फिर वो मुखालफत भी होती है। फिर मैंने थोड़ी सी प्रेसिडेंट बन के, तो चूँकि मेरे पास इख्तियार आ गया था, मैं इलेक्टेड था, तो उसमें हमारी टोर टिक्कर ज़रा ज़्यादा थी, तो हम ज़रा थोड़ा सा विक्टिमाइज़ भी करते थे अपनी पार्टी के लोगों को। उन दौरान में लोग मुझसे ज़्यादा तंग थे, बिकॉज मैं बड़ा पावरफुल था कि पिंडी में मेरे मुकाबले में कोई सीट ही नहीं जीत सका। यानी मेरा जो मुकाबले कैंडिडेट था पिंडी से, मैं टोटली मैंने क्लीन स्वीप किया। अटक, चकवाल, जेलम, सरगोदा, मियाँ वाली, खुशाब और बकर, ये इजलास से मैं जीता। तो फिर वो मेरी 2013 में मैंने टिकट दिए और टिकट देके मेरे तमाम जो लोग थे वो या MP बन गए या वो MP कैंडिडेट बन गए। अब वो मेरा पीरों की तरह इज्जत करते थे। तो यहाँ पे वैसे मेरे पे इल्ज़ाम गलत है, मैं कभी भी फेंटा लगाया लोगों ने। आपके साथ मैंने 3 साल, आप मुझे बताएं कभी आपने देखा कि मैंने कभी जज्बात नहीं, सही बात, मैं कभी भी लड़ाई झगड़े वाला बंदा नहीं हूँ। वो मेरे पे इल्ज़ाम लग गया था और शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को, वज़ीर आज़म साहब को, हमारे चेयरमैन साहब को ये बात यकीन था कि मैंने लड़ाई की है। हालांकि वो ये था कि मैं था, मेरे से उसने बदतमीज़ी की और लड़ाई उसने बाकी लड़कों से की, जो आज ये बेसिकली मेरा है शायद कंटेनर पर चढ़ने की वजह से होता है। ये 2016 की बात है। जी नहीं, मुलाक साहब थे, उन्होंने मुझे कहा तुम कंटेनर पे आ जाओ। मैं गया, उन्होंने मुझे रोका और मेरे पीछे लड़कों से लड़ाई होगी, उसने मुझसे बदतमीजी की। मैं बदतमीजी बर्दाश्त कर चला गया, उन लड़कों ने आके
उनसे आपस में हाथापाई हुई और नेक्स्ट डे चौधरी साहब खुदा गवाया आज वो वाकई में चले गए। मैंने पूरी कोशिश की कि लड़ाई ना हो, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को बताया गया कि लड़ाई सदाकत ने कराई है। वहाँ काफ़ी सारा गोलगप्पा हुआ, उन्होंने मुझे बहुत डांटा, पीएम साहब ने वहाँ बिठा के कंटेनर। और आपको टिकट भी नहीं मिल रहा था। हाँ, ये है आपकी खबर है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने, लेकिन इसमें देखे सदाकत साहब, अगर अल्लाह साथ हो ना तो इंसान देखे, एक शख्स जिसकी तालीम मैट्रिक पे रुक जाए वो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकता है, और अल्लाह साथ दे तो पार्टी फैसला कर ले कि इस शख्स को टिकट नहीं देना, इसके बावजूद टिकट भी मिलता है और वो शख्स जीतता भी है और उसके बाद पार्टी में सर्वाइव भी करता है इतनी मुखालफत के बावजूद। तो अल्लाह आपके साथ होना चाहिए। एक बात इसमें से और भी निकालें, आप इमरान खान साहब की बर्दाश्त देखें कि एक आदमी बज़ाहिर जिसके बारे में उनको बताया गया कि बड़ा गलत है, जब पार्टी का मेरिट आया, जब टिकट में उन्होंने राय ली तो सारी पार्टी मेरी तरफ थी, तो उन्होंने अपनी राय चेंज की। बड़ी बात है। मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारा मैंने सर्वे कराया, तुम्हें टिकट नहीं मिल रहा था, तुम्हारा सर्वे कराया, वो सर्वे कोई 70-30 से आ गया था, उन्होंने कहा तुम्हें हम टिकट दे रहे हैं। तो मैंने कहा पीएम साहब नोट कर ले, मैं इंशाअल्लाह आपको ये सीट लेके दे रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारा इलेक्शन बहुत मुश्किल है, तो मेहनत करना। तो मैंने इलेक्शन के दरमियान उनको एक तस्वीर भेजी अपने जलसे की, तो उनको लगा पता नहीं इसने कोई ऐसी जोर जाड़ के लगाई है। तो मुझे कहते हैं इज इट रियल? मैं कहते हैं स्टिल। और ये शायद खाकान अब्बासी साहब को हराया था और वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। हाँ, बस वो ये हुआ कि वो भी एक स्टोरी थी। जब मैं यहाँ दोबारा मैं वापस आ गया, मुझे तमाम दोस्तों ने कहा कि शायद खान साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, आपने इनके मुकाबले में नहीं इलेक्शन लड़ना, आप इलेक्शन हार जाएंगे, आप पिंडी से इलेक्शन लड़ें। बिकॉज मैं सदर था, मुझे टिकट मिल जाना था। तो मैंने उस वक्त एक और बड़ा फैसला किया, मैंने कहा शायद खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर ना बनते फिर उनको ना हरा सकता, अब मेरे लिए उनको हराना आसान है, बिकॉज उनकी एक नेचर है। मजबूरी होती है ना प्राइम मिनिस्टर की। नहीं, मजबूरी के अलावा भी प्राइम मिनिस्टर अगर काम ना करवा सके तो आप हल्के के लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो मैंने कहा, मैं लोगों से सवाल किया, अब वजीर आजम साहब हैं, कोई यूनिवर्सिटी बनी नहीं, कोई स्कूल बना नहीं, कोई कॉलेज बना नहीं, कोई अस्पताल बना नहीं, तो मैंने कहा आप इस बंदे को और आप क्या बनाएंगे कि ये आपके काम करेगा? तो लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। तो मेरे लिए कैंपेन आसान हुई। इलेक्शन के दिनों में आप भी मेरे साथ एक दफ़ा गए थे, पता नहीं आपको याद है? मुझे याद है, मैंने शो किया था। एक और एंकर हैं बड़े, तलत हुसैन साहब मेरे साथ आए, सब ने मुझे सवाल, जब मेरा कॉन्फिडेंस देखा तो उन्होंने कहा जी हमें लग रहा है कि तुम जीत जाओ। मैंने भी कहा था, तो आपने भी कहा था मेरी बात, लेकिन सबके दिल में ये था कि यार उधर शायद खाकान है, इधर ये आम आदमी है। तो जो सब कुदरती बात है कि मैं जब फ्रोबेल्स में गया, वो भी मेरे मुकाबले में बहुत बड़ा इदारा था। ठीक है। जब मैं सियासत में आया तो मेरे मुकाबले में मुश्किल लोग थे, और जब मैं इलेक्शन में आया, ये नहीं कि मैं पिछला इलेक्शन में मैं लड़ा, मैंने 48,500 वोट लिया था, शायद खाकान साहब एक मुझे मुश्किल मिले। लेकिन जितना, ये मैं बताऊं आपके नाजरीन को कि जितना आपका टारगेट मुश्किल होगा, अब उसके मुताबिक तैयारी करेंगे, उतना आप सही, आप में कॉन्फिडेंस आएगा। आज जो मेरे में एतमाद है, अगर मैं किसी आम बंदे को हरा के आया होता तो शायद इतना ना होता। तो शायद अल्लाह ताला ने आपके लिए मुश्किलात में भी एक अपॉर्चुनिटी रखी होती है कि वो आपको समझता है कि आप इस काबिल हैं। फिर आप भी देखते हैं कि अगर मुझे हालात ने किसी बड़े मुश्किल चैलेंज में डाला है तो हालात को या अल्लाह को, ये शायद मेरी सलाहियतों पे एतबार है। फिर आपने जद्दोजहद करनी है, और वो जद्दोजहद। आखिरी सवाल आपसे सर, ये फरमाइएगा इन देखने वालों को कि एक आम शख्स अगर सदाकत अब्बासी बनना चाहे तो एक प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? देखिए जी, मैं सदाकत अली अब्बासी एक आम आदमी से आज एक, चलें ठीक है, चौधरी साहब कहते हैं एक MN पार्लियामेंट का मेंबर बना हूँ, तो उसके पीछे दो बातें हैं मेरी ज़िंदगी का। एक ईमानदारी, आप समझें कि हमेशा जिस जगह भी जाएंगे विन विन करना है। अगर आप खाली अपने फ़ायदे में रखेंगे तो कोई दूसरा बंदा आपसे नहीं चलेगा। दोस्ती है, कारोबार है, नौकरी है। मैंने जहाँ नौकरी की, मैंने सोचा कि मैं 10 रुपये कमाऊँगा तो मुझे वो 2 रुपये देगा, कभी अपने 2 रुपये की फ़िक्र नहीं की। मैंने बहुत जगह जो ट्यूशन ऐसी भी पढ़ाई, मैंने उनसे पैसे नहीं लिए। एक बड़ी मशहूर एक फैमिली है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने, मैं बेटी को उनको पढ़ाया था O लेवल्स, तो वो मुझे पता लगा खातून थोड़ी सी चक्करबाज है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा ये पैसे नहीं देती। मैंने कभी O लेवल्स को नहीं पढ़ाया हुआ था। मैंने कहा ये मुझे पैसे दे ना दे, ये मुझे मौका तो दे रही है। ठीक है। उनका ख्याल था कि मुझे चक्कर दे रही है, हाँ। मेरा ख्याल था कि मैं उनको चक्कर दे हाँ, हाँ, तो मैंने 6 महीने उन्होंने मुझे पैसे दिए कि नहीं दिए, लेकिन मैं O लेवल सीख गया। तो मैं एक बात करता हूँ कि जिस जगह पे हूँ, ईमानदारी से उस इदारे का, उस दोस्त का, उस कारोबारी इदारे का अगर ख्याल रखेंगे तो ये हो नहीं सकता कि काम के बंदे को कभी कोई निकालता नहीं है, काम के बंदे को कभी तनख्वाह कम नहीं देता। जब आप इदारे के लिए ज़्यादा कमाएंगे
तो आप इदारे के लिए मजबूरी बनेंगे। जो लोग शिकवा करते हैं कि जी मुझे निकाल दिया, मैं वो मुझसे नफ़रत करते हैं, मैं दोबारा से कहता हूँ सियासत में भी मैंने इतना मुश्किल टाइम देखा, लेकिन आज पीटीआई ने मुझे ढूंढ के टिकट दिया और एमएनए की सीट ली। मैं समझता हूँ कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं पीटीआई की मजबूरी बनूंगा, मैं मेहनत करूंगा तो मैं इदारे की मजबूरी बनूंगा। तो जो आदमी भी कामयाब होना चाहता है उस इदारे की मजबूरी किस तरह बने कि इतनी मेहनत करे कि उसके मुकाबले में सारे दूसरी बात एक और ईमानदारी और मेहनत एक और बात वो मैंने बचपन में सीखी थी बात कि अपने आप को बड़ा करने के लिए दूसरे को छोटा करना जरूरी नहीं है। वो लाइनों वाली बात आपने सुनी होगी कि अगर आपने किसी बच्चे से कहा था कि बेटा इस बोर्ड पे एक लाइन ड्रॉ की उस्ताद ने कि इस लाइन को छोटा करो, तो बहुत सारे बच्चे और टच किए बगैर छोटा करो, तो बहुत सारे बच्चे नहीं कर सके। एक लड़के ने वो बड़ी लाइन खींची कि आप अगर लाइन बड़ी खींचेंगे तो आप वो छोटा हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मुझे किसी बड़े बंदे को छोटा दिखाने के लिए उसको छोटा करने की बजाय अपने आप को ज़्यादा बड़ा करने पड़ेगा। और उसकी वजह क्या है? अनथक मेहनत और कमिटमेंट टू द कॉज। ईमानदारी से काम करें, दुनिया में हर मुमकिन काम आप कर सकते हैं। वाह वाह वाह। देखिए सर, अब्बासी साहब अगर अब्बासी साहब बन सकते हैं तो आप में से हर शख्स बन सकता है। याद रखिएगा जो इन्होंने प्रिंसिपल्स बताए वो कमाल हैं कि आप मेहनत करें बेतहाशा और उसके बाद ईमानदारी और अल्लाह ताला पे यकीन। आप यकीन करें कि आप भी बहुत आगे आ सकते हैं। अल्लाह ताला आपको मेहनत करने का और ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने का जज्बा दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये इंशाल्लाह किसी न किसी का माइंड और फिर उसके बाद मुकद्दर उसका ज़रूर चेंज करेगी।